अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। क्लास फर्स्ट ईयर आगा खान बोर्ड पास पेपर सॉल्विंग की वीडियो सीरीज की दूसरी वीडियो से पहली वीडियो में मैंने आपके पास 2012 के शुरू के 10 एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज मैं कोशिश करूंगा कि रिमेनिंग जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करूं। चले आए स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। ये 2011 का एमसीक्यूज नंबर 11 है। पिछली वीडियो मैंने एमसीक्यूज नंबर 10 तक सॉल्व किए थे। चलें देखें एमसीक्यूज की डिमांड क्या है। इफ द हार्मोनिक मीन h1 एंड h2 बिटवीन टू नंबर्स आर 4 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, यानी दो नंबर्स हैं ए और बी और इनके दरमियान दो हार्मोनिक मीन है। पहला हार्मोनिक मीन है आपके पास 4, दूसरा हार्मोनिक मीन है आपके पास 6। तो कह रहा है उसके लिंकिंग थर्ड टर्म अर्थमेटिक मीन क्या होगी। तो बहुत सिंपल, पहले मुझे क्या करना होगा, इसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और मैं देखूंगा इसकी थर्ड टर्म कौन सी है। अगर मैं इसकी थर्ड टर्म देख पा रहा हूँ तो इसकी थर्ड टर्म आपके पास बी है। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अब ये सोल्यूशन मौजूद तो नहीं है पर कोई भी गैस कर सकता है। अर्थमेटिक, द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक सीरीज, अब आपके पास दो सीरीज का मिलाप है। nth टर्म इसका होता है a प्लस n माइनस वन डी और ज्योमेट्री की आपके पास होता है ए आर एन माइनस वन। दोनों मल्टीप्लीकेशन के में फॉर्म में होंगे। अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होंगे तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए जी नेक्स्ट मूव कर लेते हैं फैक्टोरियल। थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में आइडिया देते हैं। फैक्टोरियल बेसिकली आपके पास, अगर आपके पास n फैक्टोरियल है या 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है आप रिवर्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं। रिवर्स मल्टीप्लीकेशन में यानी अगर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ तो इसका मतलब वो 120 के बराबर आपके पास। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली 5 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है मेरी मर्जी के हिसाब से 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का मतलब भी वही है 4 3 2 1। या इवन मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 4 3 फैक्टोरियल। इट्स रियली अप टू मी कि मैं कितना उसको ओपन रखता हूँ और क्लोज रखता हूँ। अगर इसी चीजों को मैं जनरलाइज करूंगा तो मैं कहूंगा n फैक्टोरियल बराबर होता है n n माइनस वन n माइनस टू और फाइनली आपके पास n ट्रम्प तक चली जाती है, यानी आखिरी ट्रम वन आपके पास होती है, जिससे मैंने आपको एक आइडिया दिया। अच्छा, इंटरेस्टिंग, ये एक सीक्वेंस, अगर मुझे पर्टिकुलर ट्रम फाइंड करना हो इसकी मल्टीप्लीकेशन की तो ये सीक्वेंस बड़ी मजे की ऑबे करती है। n माइनस जीरो, n माइनस वन, n माइनस टू, इस तरह से। और मैं चाहता हूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर ट्रम मिल जाए जो मुझे इसकी किसी भी एक ब्रैकेट को डायरेक्टली दे दे। अगर मैं उसमें वैल्यूज पुट करूं तो नोटिस कीजिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है 0 1, यानी 0 1 2 और ये फिर आपके पास किसी आर टर्म तक जा रहा है। तो अगर मुझे इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है तो ए आर, ये आर तक जा रहा है क्योंकि मैं एन यहाँ ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ तो मैं आर यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ इसकी सीक्वेंस बना रहा हूँ। तो ए आर बराबर होगा ए प्लस एन आर माइनस वन और डी की वैल्यू दरमियान इसके 1 है। तो आप नोटिस करें इसकी जो आर्थ टर्म बन रही है वो है आर माइनस वन। यानी अगर मैं इसको एक फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, यानी इसकी जनरल शक्ल बनाना चाहता हूँ तो ये होगा एन माइनस, और ये जो 0 1 2 जो सीक्वेंस फॉलो कर रही है वो है आर माइनस वन। और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लूंगा एन एन माइनस वन सो ऑन, तो जो होगा एन माइनस आर प्लस वन। ये इसकी शक्ल आपके पास होगी। यानी अगर मैं इसमें एन की आर की जगह 0 पुट करूंगा, आर की जगह सॉरी 1 पुट करूंगा, आर की जगह 1 पुट करूंगा तो मैं इस वाले टर्म में आ जाऊंगा। अगर मैं आर की जगह 2 पुट करूंगा तो मैं इस वाली टर्म में आ जाऊंगा। अगर मैं आर की जगह 3 पुट करूंगा तो मैं इस वाली टर्म में आ जाऊंगा। यानी आर की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से आपके पास होंगी। तो आई होप आपको याद होगा, 0 अगर 1 2 3 ये टर्म है तो ये पहली पोजीशन होती है, ये दूसरी पोजीशन होती है, ये तीसरी पोजीशन, ये चौथी पोजीशन।
यानी 1 पुट करने पर 0 आना चाहिए, 2 पुट करने पर 1 आना चाहिए, 3 पुट करने पर 2 आना चाहिए। तो आप नोटिस करें यहाँ पर आप अगर 1 पुट करेंगे तो आपके पास सिर्फ n बच जाएगा, सिर्फ n बच जाएगा। 2 पुट करेंगे -2 + 1 तो बच जाएगा n-1। तो ये इसकी जगहें जो आपको मिल रही हैं ये कुछ इस फॉर्म में मिल रही है। अच्छा जी, ये मैंने इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी, यानी कि अगर मेरे पास n फैक्टोरियल है तो मैं इसको खोल सकता हूँ n, एक कम करना जैसे मैंने कहा था 5, तो फिर 5 को लिख सकता हूँ 5 - 1 4, 5 - 2 3, यानी 5 - 3 2, 5 - 1 5 - 2 1। इस तरह से मैं इसको पूरी तरीके से चला सकता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो n-1 फैक्टोरियल तक लिख सकता हूँ इसको। वो डिपेंड करता है कि मुझे इसको कितना ओपन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्वेश्चन है n फैक्टोरियल अपॉन n-3 और मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, n को कम से कम 3 दफा खोलना होगा। n-1, n-2, n-3, ये फैक्टोरियल लगाया, नीचे भी n-3 फैक्टोरियल है। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग कौन सा बचेगा हमारे पास, ये बचेगा। अब ये कह रहे हैं ये किसके बराबर है, बड़ा सिंपल है, उल्टा सोचना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या हुआ होगा, n-2 फैक्टोरियल यहाँ से और यहाँ से कट गया होगा, कट गया होगा। और ये भाई साहब किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल के और n-2 फैक्टोरियल। तो इस भाई साहब को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इन्होंने कहा है n, चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे ये आपके पास है n फैक्टोरियल, जैसे इन्होंने इसी फॉर्म में रखा है, चाहे तो इस फॉर्म में भी रख सकते हैं। और ये आपका फाइनल आंसर, इस फॉर्म में भी रख सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। जस्ट मैंने इसकी इंट्रोडक्शन दिया है किस तरह से ये होता है। ओके, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था इफ द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट फिल इन, यानी फिल के डिस्कशन मतलब होता है ये n ऑब्जेक्ट्स हैं और फिल हो रहे हैं 8 टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए बी सी, ये 3 आपके पास अल्फाबेट है और ये मेरे पास 2 अल्फाबेट का एक पेयर बनाएंगे। तो अगर 2 अल्फाबेट का पेयर बनाएंगे तो वो पेयर कौन कौन से होंगे, वो हो सकते हैं ए बी, वो हो सकते हैं ए सी से कंबाइन वो हो सकते हैं बी सी। सिमिलरली अगर मैं ऑर्डर को मैटर कर रहा हूँ, यानी कि ए मेरे पास पहले आना चाहिए और बी बाद में, तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर कर रहा है। इसका मतलब बी पहले आएगा और ए बाद में, ये भी ऑर्डर मैटर करेगा। सी ए और सी बी, ये परमुटेशन है, पर मैं जाहिर बात है जब मैं सब्जेक्टिव में जाऊंगा तो मैं थोड़ा बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में आइडियाज को और डेवलप करूंगा। अभी फिलहाल मैं डायरेक्टली डिस्कस कर रहा हूँ, जस्ट मैं ये जगह फिल करने के डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आप नोटिस करेंगे 1 2 3 4 5 6 आपके पास आ रहे हैं। इसका मतलब है इन तीनों, ये तीनों ए बी सी इस जगह पे फिल होंगे तो वो कोई 3 वे से फिल हो सकते हैं। और फिर अगर आपके पास एक डिजिट फिल हो गया है, यानी फॉर एग्जाम्पल ए फिल हो गया है तो कोई 2 जगह ही रह जाएंगी, 2 अल्फाबेट रह जाएंगी और एक जगह होगी। या बी फिल हो गया है तो स्टिल ए सी रह जाएगा, यानी 2 जगह रह जाएंगी। या सी पहले फिल हो गया है तो ए बी यानी 2 जगह रह जाएंगी। यानी इस जगह को फिल करने के लिए कम से कम 2 आपको जगहें और, यानी 2 टाइम्स आपके पास इसको और रखना पड़ सकता है। तो अगर मैंने किसी एक एलिमेंट को यहाँ पर रख लिया तो ये जगह अब 2 वे से फिल हो सकती है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है अगर आपके पास एक इवेंट हो रहा है वो m वे से हो रहा है और दूसरा इवेंट हो रहा है आपके पास n वे से, तो इनका टोटल जो होता है वो m मल्टीप्लाई बाय n वे से होता है। तो 2 3 6, यहाँ आप देख सकते हैं 6 बने थे, तो मैं इसको डायरेक्टली आंसर से कैसे कर सकता हूँ। खैर ये तो मैंने आपको एक जैसे आइडिया दिया। अब वो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट आर टाइम्स तक फिल्ड हो रहे हैं, यानी पहले 1 टाइम एन हुआ, फिर आपके पास, यानी मैं इसको जगहों को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ताकि आपके बच्चे हो। अब ये देखिए ऐसे फिल हो रहे हैं और कोई आर टाइम्स तक, तो पहली जगह फिल होगी क्योंकि एन ऑब्जेक्ट्स हैं तो एन ऑब्जेक्ट से फिल होगी। अब अगली जगह उससे एक एग्जैक्टली कम जगह से फिल होगी, फिर उसकी अगली जगह उससे एक एग्जैक्टली कम होगी, फिर उससे अगली जगह एक एग्जैक्टली कम होगी,
और इस तरह से नोटिस करें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला जनरेट किया है, n माइनस आर प्लस 1 तक जाएगा आपके पास। मैंने इसका ये n माइनस 0 फार्मूला जनरेट किया था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको जनरेट किया था। तो आर प्लेस जो फिल होगी n माइनस आर प्लस 1 वेज तक होगी, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन सी होना चाहिए। मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा इसको जब हम सब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे होंगे, तो मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन को मजीद एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए मैंने आपको आइडिया दिए। ओके, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जब दो इवेंट्स आपके पास हो रहे हो तो पहला इवेंट दूसरे पर इन्फ्लुएंस मत नहीं रखता हो। फॉर एग्जाम्पल, यार आपके पास बॉल्स हैं, 5 बॉल्स हैं, दो आपके पास ब्लैक हैं और 3 आपके पास रेड है, और मुझे दो बॉल्स को एक साथ उठाना है। ये ध्यान में रखेंगे, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक साथ उठाना है। अगर आपको दो बॉल्स को एक साथ उठाना है तो अगर मैं कहूंगा कि भाई ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उठाने की, तो आप कहेंगे दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो ब्लैक बॉल्स हैं आउट ऑफ 1 2 3 4 5, मगर मुझे अगला इवेंट भी एक साथ ही करना है, यानी दूसरा भी एक साथ। और रेड की अगर पूछ रहे हैं कि वो कह रहा है भाई पहला आपने जो बॉल उठाई है वो ब्लैक है और दूसरी बॉल जो है वो रेड है, तो अगर पहली बॉल ब्लैक है और दूसरी बॉल रेड है तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी होगी 2/5 और रेड की प्रोबेबिलिटी, डिफिकल्टी ये कि ये ब्लैक बॉल अब उसने उठा लिया है, अब क्योंकि वो साइमल्टेनियसली रख रहा है और वापस बॉल को रख नहीं रहा, तो इसका मतलब अब सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगा। अब आपके पास एक ब्लैक और 3 रेड है, तो अगर मैं कहूंगा कि अब ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, यानी ये दो आपके पास इवेंट्स हैं। पहला इवेंट है कि आप पहले भी ब्लैक उठाएंगे, यानी ये इवेंट है। पहला इवेंट क्या है कि आप ब्लैक उठाएंगे और दूसरा इवेंट क्या है कि अगेन आप ब्लैक उठाएंगे, पर ये साइमल्टेनियसली होगा। तो जब मैं पहले ब्लैक उठा लूंगा तो ब्लैक के चांसेस होंगे हमारे पास 2, और अगर मैं वापस ब्लैक उठाऊंगा तो जो हमारे पास सेकंड होंगे ब्लैक के चांसेस वो 1 होंगे, और इनकी प्रोबेबिलिटी इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 होगी और इसकी 4 होगी। ऐसे इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पर असरअंदाज होती है, तो उन इवेंट्स को हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पर इन्हिसार करती है, जैसे आप देखें इसकी प्रोबेबिलिटी की वजह से ये प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई है, तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। और इंडिपेंडेंट नाम से जाहिर है ऐसे इवेंट जो आपके पास जिनकी प्रोबेबिलिटीज एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगी, उनको हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई रेड बॉल अलग पड़ी हुई है और ब्लैक बॉल अलग पड़ी हुई है, अब आप साइमल्टेनियसली उठा लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइमल्टेनियसली उठाएंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी, यहाँ से उठाएंगे तो इसकी 1/3 होगी, ठीक है, और अगर यहाँ से उठाएंगे तो इसकी होगी 1/2, और दोनों की डिफरेंट डिफरेंट आपके पास है, कोई आपके पास असरअंदाज कर नहीं रही है। तो जो पॉसिबिलिटीज आपके पास है, यानी यहाँ से उठाएंगे, सॉरी यहाँ से उठाएंगे तो रेड के चांसेस आपके पास 3 है आउट ऑफ आपके पास 5 है, और यहाँ से उठाएंगे प्रोबेबिलिटी तो ब्लैक की आपके पास 2 है आउट ऑफ आपके पास 5 है कंप्लीट की। तो ये प्रोडक्ट होती है, तफसील से और बात करूंगा कि किस तरह से होता है। तो ये आपके पास डिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज है। ओके, नाउ अब कहता है इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। जब इवेंट्स एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। इसकी कंप्लीट वीडियो मैं लिंक में शेयर कर दूंगा। मैं इसका कंप्लीट वीडियो सीरीज में बना रहा हूँ जिसमें मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के बारे में आइडियाज दूंगा, तो वो कंप्लीट वीडियो सीरीज जरूर देखिए ताकि आपको ये वाले मसले खत्म हो जाए। ओके, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिविंग एफ, इसको ऐसे रीड करते हैं, वो एग्जैक्टली बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से, यानी उसमें कोई कंडीशन होती ही नहीं है, वो एक दूसरे पर निसार करते ही नहीं है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये बराबर होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें फाइंड करनी, अगर ये 1/3 है तो वो भी क्या होनी चाहिए, 1/3 ही होनी चाहिए। आई होप मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। आई नो मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं दिया,
पर दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, दिस इज इजी टास्क। आप इसको ऐसे देख सकते हैं और मैं वीडियो सीरीज बना रहा हूँ, जल्द ही आप उसको देख पाएंगे। ओके, ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम से पहले ही बता दूं कि आपके पास इसकी कोई भी दो ट्रीज को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास 1 आना चाहिए। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट। करेक्ट है, कौन सा डायग्राम करेक्ट है? तो आप देखें 0, 0.9, ये तो हो जाता है 1.9। ये करेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि मैं बता चुका हूँ किसी भी आप ट्री को कंप्लीट देखेंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ 1 होना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी टोटल पॉसिबिलिटीज होती है उसकी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। 0.91 ये भी नहीं हो सकता। हाँ देखो ये 1 बना रहा है पर ये 1.9 बना रहा है। ऊपर देखते हैं 0.7, 0.9 ये भी नहीं हो रहा। ओके 0.9, 0.11, 0.7, 0.91, इसका मतलब इसका आंसर डी होना चाहिए। ये सही टी डायग्राम है। टी डायग्राम भी आपके पास बनेगा, ऑब्वियसली मैं आप इनकी वीडियोस रखूंगा तो आप वहां से इसको देख सकेंगे। तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। एक्चुअली इसको डायरेक्ट डेवलप नहीं किया जा सकता, वरना मैं जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में हर चीज को एक्सप्लेन किया है, मैं इसको भी एक्सप्लेन करता, पर इसको डायरेक्टली डेवलप किया जा नहीं सकता। तो मैं इसके डायरेक्टली सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने के टेक्निक्स दी हैं। इसकी अलग से वीडियो सीरीज बनेगी, वो आप जरूर देखिएगा। ओके, the sum of the components of 2x and 3y। अब sum of the components of 2x and 3y, ये आपके पास देखिए कंपोनेंट का मतलब ये है कि इसमें कितने, जब इसको मैं ओपन करूंगा तो इसमें कितने आपके पास टर्म्स आएंगे। नोटिस कीजिए, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस b स्क्वायर होता है। यानी अगर आपके पास n की वैल्यू 2 होती है तो जो उसके कॉम्पोनेंट्स आते हैं वो 3 आते हैं। सिमिलरली a प्लस बी होल क्यूब होता है तो वो बराबर होता है a क्यूब b क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। अच्छा एक और चीज भी नोटिस कीजिए, इसका 1 पावर 2 पावर 3 पावर बना रहा है। 3 पावर 3 पावर, जब भी टर्म्स के टोटल पावर्स को ऐड करेंगे वेरिएबल्स के तो हमेशा जो n होगा वो आपके पास आएगा। 2 और 1 3। बहरहाल इसमें हमसे कह रहा है कितनी टर्म्स बनेंगे, कितने कंपोनेंट्स बनेंगे, तो 1 2 3 4। अगर 3 होंगे तो 4 बनेंगे, अगर 2 होंगे तो 3 बनेंगे, अगर n है तो फिर बनने चाहिए n प्लस 1। आई होप मेरी बात समझ आ गई है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, भाई कहता है इसमें कितनी टर्म्स होंगी। अच्छा, बाइनोमियल बाइनोमियल बाइनोमियल, मैं बाइनोमियल को ओपन करके थोड़ी बहुत उसकी अंडरस्टैंडिंग आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि ये बाइनोमियल साहब होते क्या है। तो बाइनोमियल आपके पास, बाय मतलब दो होता है, नोमियल मतलब ये पॉलिनोमियल्स जो आपके पास होती हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिनका जो वेरिएबल का पावर होता है वो आपके पास नॉन नेगेटिव होते हैं। तो बाय नोमियल मतलब दो टर्म वाली आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ऊपर पावर आपके पास n है। इसको सॉल्व किया कैसे किया जाता है, आपके पास कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन n कॉम्बिनेशन 0, पहला आपके पास उससे n पावर आता है, n कॉम्बिनेशन 1, फिर इस पे एक पावर कम होता है। अच्छा मैं चलें ये भी लिख देता हूँ, b पे पावर यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर देखें n पे कम होता है, b का पावर स्टार्ट होता है, और n c2 a का पावर एक और कम होता है, b का पावर और बढ़ जाता है, और n तक जाएंगे तो cnn होता है। अब n माइनस 0 हो जाता है, n माइनस n हो जाता है, और b का पावर n हो जाता है। ये बाइनोमियल की स्टैंडर्ड फार्मूला है आपके पास, आप नोटिस कर लें। इसके किसी भी दो टर्म्स में दो वेरिएबल्स के पावर को ऐड करेंगे n आ रहा है, n माइनस 1 प्लस 1 n, n माइनस 2 प्लस 2 n, n माइनस n तो 0 प्लस n n। सेकंड, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास क्या होता है n r आपके पास बराबर होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल होता है। n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल होता है तो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। देखिए मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, a प्लस बी पावर n, n 0, अगर n हो और ऊपर पावर 0 हो तो वो हमेशा बराबर होता है 1 के।
दो चीजें ध्यान में रखेंगे, n 0 और n n, ये दोनों आपके पास 1 के बराबर होते हैं। आप फार्मूले से ओपन करके वैल्यूज पुट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और जो मैं वीडियो सीरीज बनाऊंगा और लॉजिकली भी एक्सप्लेन करूंगा कि परमुटेशन या कॉम्बिनेशन बेसिकली क्यों ये ऐसा करती है, तो वो वहां के लिए छोड़ देते हैं, यहाँ पर जैसे हम फार्मूला यूज कर रहे हैं। ओके, ये हो जाएगा 1 के बराबर। ओके, ए एन बी पावर 0 प्लस C1 यानी कि n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा ए एन माइनस 1 B1। ओके, एक और ओपन करता हूं, n2 वाला n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। मैं जस्ट फार्मूला यूज कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ फार्मूला समझ आ रहा होगा। n माइनस 2 b, और इस तरह ये ओपन होते जाएंगे। तो आप नोटिस कीजिए, ये हो जाएगा ए एन बी नॉट लिखें, लेकिन आपकी मर्जी है, पर मैं एक फॉर्मेशन बनाना चाह रहा हूँ। ओके, n को मैं इतना ओपन करूंगा कि n माइनस 1 तक वो कट जाए, क्योंकि नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल है और 1 फैक्टोरियल। ओके, n को मैं इतना ओपन करूंगा कि n माइनस 2 कट जाए, तो ये हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट, तो 2 फैक्टोरियल अलग से है, और ए एन माइनस 2 और बी स्क्वायर, और इस तरह ये चलता जाएगा। और इसकी अगर फाइनल शक्ल देखूं तो फाइनल शक्ल होगी ए पावर एन प्लस एन, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, ए एन माइनस 1 और B1, ए एन माइनस 1 B1, नीचे 1 फैक्टोरियल n n माइनस 1 ए पावर n माइनस 1 n माइनस 2 B2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। मेरे ख्याल में आप तीसरी टर्म को गैस कर चुके होंगे, n आ रहा था, n आया, तो इसका मतलब n माइनस n माइनस 1 है तो n माइनस 1 भी आएगा, एक्स्ट्रा क्या आएगा n माइनस 2। यहाँ पर n माइनस 2 था तो ये हो जाएगा n माइनस 3 b पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो इस तरह से ये आगे मूव कर सकता है। अगर आप नोटिस करें तो इसके किसी भी टर्म का फार्मूला जैसे मैंने आपके पास ऊपर दिया था, तो किसी भी टर्म के लिए अब इसमें हमारे पास टर्म्स होंगी, अगर n होगा तो n प्लस 1 टर्म्स होंगी। तो टर्म को किस तरह लिखा जाता है, r प्लस 1, ये c, आप देखें C0 C1, तो ये C r को ही होता है आपके पास, a n माइनस 1 n माइनस 2 यानी r है बेसिकली, तो ये हो जाएगा n माइनस r और बी आर। ये किसी भी टर्म निकालने का फार्मूला है, यानी अगर मुझे इसकी पांचवी टर्म निकालनी है T5, तो मैं कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा T4 प्लस 1, यहाँ से r की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो मैं कहूंगा n की वैल्यू कुछ गिविंग होगी, r की वैल्यू इस वक्त 4 है, a की वैल्यू गिविंग होगी, n की वैल्यू गिविंग होगी, r की वैल्यू इस वक्त 4 है, और b 4 आपके पास है। ये आपके पास क्या हो गया है, ये मैंने कुछ ब्रीफ थ्योरी दी आपको, जिसके जरिए मैंने इसको सॉल्व करना सिखाया है। चले आए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारे क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ये मैंने जस्ट इसलिए थ्योरी आपको दी है कि आप आगे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के काबिल हो जाए। अच्छा जी, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, अगर ये 4 है तो 5 टर्म होंगी, ये 4 है तो ये 5 टर्म्स होंगी, इसका मतलब इसकी टोटल टर्म्स का नंबर 10 होना चाहिए। बिल्कुल गलत, और कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। बेटा जब इसको ओपन करेंगे तो इसमें प्लस और माइनस की टर्म्स भी आपके पास हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि इसकी प्लस और माइनस की टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, यानी कि अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ए पावर 4 होगा, और फिर मैंने बताया था 4, मैंने फार्मूला लिखा था ए प्लस बी पावर एन बराबर होगा ए पावर एन, और एन ए पावर एन माइनस 1 बी पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल एन एन माइनस 1 ए एन माइनस 2 B2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और उसको चलते जाएंगे। अब 4 है तो इसके मतलब इसकी 5 टर्म्स बनेंगी, तो मैंने लिखा n की जगह 4, a की वैल्यू मेरे पास 1 है, और n माइनस 1
दैट मीन्स ये आपके पास 4 - 1 होगा, b का पावर 1 स्टार्ट होगा, 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली 4n - 1 मतलब 3, और 1 का पावर आपके पास 4 - 2 होगा, और b की वैल्यू आपके पास यहाँ पर होगी a, यहाँ पर a है, स्क्वायर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 4 3 2। अब मैं डायरेक्टली जल्दी से लिख सकता हूँ 4 - 3 a पावर 3, पावर बढ़ रहा है, नीचे 3 फैक्टोरियल होगा, और 4 3 2 1 4 1, और 1 का पावर 4 - 4, a का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये पूरा कैंसिल। बहरहाल मुझे ये चीज नहीं दिखाने थी, मैं आपको सिर्फ एक टर्म दिखा रहा हूँ। ये मैंने इसको ओपन किया है, ये मैंने इसको ओपन किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 टर्म। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो यही ओपन होगा, मगर क्या होगा, ए की वैल्यू यहाँ नेगेटिव होगी, यहाँ भी नेगेटिव होगी, यहाँ भी नेगेटिव होगी, और यहाँ भी नेगेटिव होगी। आप नोटिस करें, ये नेगेटिव टर्म बनेगी, इसके पास ये पॉजिटिव टर्म बनेगी, और इसके पास नेगेटिव, जो कैंसिल आउट हो जाएगी। इसके पास क्योंकि स्क्वायर है तो ये रहेगी, दोनों के पास रहेगी। इसके पास पॉजिटिव बनेगी और इसके पास ये नेगेटिव बनेगी, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। और आखिरी टर्म क्योंकि आपके पास चार पावर है, इसका मतलब कि वो टर्म इसके पास भी रहेगी और इसके पास भी रहेगी। तो टोटल टर्म्स आपके पास जो बनेंगी, और वो लाइक टर्म्स आपके पास होंगी, लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो टोटल टर्म्स बनेंगी, ये 1 होगा, प्लस एक ये टर्म होगी, और एक इसी की एक और टर्म होगी। तो वो आपके पास होगी 2 टाइम्स 4 3, 1 को लिखने लिखे आपकी मर्जी होगी, a स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 टाइम्स क्यों, क्योंकि एक इसकी वाली और एक इसकी वाली, मैंने सिंप्लीफाई किया, मैंने कहा 2 टाइम्स ऑफ। ठीक है, अब ये भी 2 टाइम्स होगी, एक इसके पास होगा और एक इसके पास होगा, तो ये भी 2 टाइम्स होगा आपके पास। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल पूरा कैंसिल हो जाता है आपके पास। अगर हम सिंप्लीफाई, मैं जस्ट सिंप्लीफाई करने का आइडिया दे रहा हूँ, तो 1 का पावर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये a पावर 4 हो जाएगा अपॉन ये। तो ये हमारे पास, अगर मैं टर्म्स देखूं तो एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, तो टोटल टर्म्स हमारे पास बनेंगी वो उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 बनेंगी। यानी ये मुझे इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में देखना पड़ेगा कि यार मेरे पास सम कितनी बन रही है। तो जो मेरे पास सम बनेंगी वो मेरे पास सिर्फ 3 बनेंगी। और एक और बाइनोमियल का ही एक्सटेंशन मैं आपको बता देता हूँ, a प्लस बी पावर n, बता चुका हूँ, बराबर होता है n a n-1 b 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। ओके, n-1 b2 a पावर n-2 b2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। मगर अगर 1 प्लस n होता तो आप नोटिस करें कितनी जल्दी होता, a की जगह 1 आता, पावर कोई फर्क नहीं पड़ता, n वैसे ही आता, इस पर कुछ भी होता, एक 1 पर कोई भी पावर होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा चला जाता। तो यहाँ बचता सिर्फ b, यहाँ बचता n-1, नीचे 1 फैक्टोरियल लिख लें बेशक, n-1 b स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। और अगला गैस करना मुश्किल नहीं होगा, n-1 n-2 b पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अगर 1 प्लस बी एन होगा तो इसको सॉल्व करना तो रियली पीस ऑफ केक, दिस इज रियली अ पीस ऑफ केक। तो 3 टर्म्स, आई होप मैंने आपको ये भी समझा दिया है। नेक्स्ट, ओके जी, हमने इसको कन्वर्ट करना है, इसको हमने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब रिड्यूस का ये वाला फॉर्म कौन सा है, वेरी सिंपल, बहुत 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 सिंपल है। देखें जी, मैं इसको लिख सकता हूँ 2/6, 1/3 को क्यों लिख रहा हूँ थोड़ी देर में बता देता हूँ। 1/6 -6 को यहाँ ले आए, और मैं इसको लिख सकता हूँ 1/6 पावर 2, इसको लिख सकता हूँ 1/6, और इसको लिख सकता हूँ 6। देखें, 1/3 को मुझे कन्वर्ट करना था कुछ ऐसे पावर में कि वो बिल्कुल सेम आ जाए। इसका 1/6 था तो मैंने गेस किया, इसका भी मुझे 1/6 बनाना चाहिए, तो मैंने 2 ऊपर दे दिया
और 6 नीचे, उसको कैंसिल आउट करेंगे, वही 1/3 हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, तो चीज सेम कॉमन आ गई आपके पास। x बराबर है 1/6, ये मैंने लेट कर लिया y के बराबर, तो ये हो जाएगा y², ये हो जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो y² माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट जनाब, ओमेगा की सीरीज में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के और ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। मैं इनकी डिटेल वीडियो सीरीज बना रहा हूँ फर्स्ट ईयर की, आप उसमें क्लियरली सारी चीजें देख सकेंगे। अभी सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर मुझे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की बनाना है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा माइनस ओमेगा के, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा माइनस ओमेगा, और आप जानते हैं रेडिकल में माइनस, दैट मीन्स आयोटा, तो ये बराबर हो जाएगा इसके। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव करता हूँ। इमेजिनरी रूट ऑफ द नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ दिस वन। अब क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि ऐसे कौन से 3 नंबर हैं जिनका हमने क्यूब लगाया होगा और आंसर आया होगा माइनस के 27। यानी क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, ऐसे कौन से 3 नंबर है जिनका हमने पावर 3 लगाया होगा और आंसर आया होगा -27। ध्यान में रखेंगे, मैंने 3 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जितने पावर होते हैं उतनी ही उसकी एक्स की वैल्यूज आती है। तो जो इक्वेशन आपके पास सॉल्व हो रही होती है, उसके जितने आंसर आते हैं वो उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है। क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मतलब इसके 3 आंसर आएंगे। अब 3 आंसर में आपके पास हमेशा, चलें इसको मैं ये बता दूं, अगर 3 आंसर क्यूब रूट के आ रहे होंगे तो हमेशा एक आपके पास रियल आएगा और 2 आपके पास इमेजिनरी। मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी दी नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27 का मतलब ये है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब किया जाए और आंसर आपके पास आ रहा है -27। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ प्लस कर दूंगा और उसके बाद क्या करूंगा, मैं इसका क्यूब का फार्मूला लगाऊंगा। ये बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास एक्स प्लस 3, जस्ट मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। तो आप देख सकते हैं एक आंसर आपके पास क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू -3, और दूसरा आंसर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 2 आंसर देगी वो कॉम्प्लेक्स रूट देगी, वो देगी कॉम्प्लेक्स रूट। तो वो क्या कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स रूट या इमेजिनरी रूट देगी। वो कह रहा है कि कितने इमेजिनरी रूट्स आएंगे, तो जब भी आप क्यूब रूट यूनिटी को सॉल्व करते हो तो 2 आपके पास जो रूट्स आते हैं वो इमेजिनरी आते हैं और एक आपके पास रियल आता है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन आपके पास प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सिंथेटिक डिवीजन बेसिकली किस तरह किया जाता है, इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ, फिर क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन इसका बना लेते हैं। फर्स्ट करते हैं एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स दिए में, और आपने इसको डिवाइड करना है x-1 से। तो सिंथेटिक डिवीजन डिवाइड का शॉर्टकट देता है। अब वो शॉर्टकट कैसे होता है, पहले आप क्या करें, x इज इक्वल टू 1 दे दें, 1 लिखते हैं आप यहाँ पर, और फिर कॉफिशिएंट लिखते हैं। x पावर 4 का कॉफिशिएंट इस वक्त हमारे पास 1 है, x पावर 3 का नहीं है तो हम उसको 0 रखेंगे। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमारे पास 1 है, x का कॉफिशिएंट हमारे पास 1 है, नंबर नहीं है तो हम उसको 0 रखेंगे। ठीक है, फिर ऐसे एक लाइन लगाते हैं, पहले नंबर को एज इट इज लिखते हैं, यहाँ जो नंबर होता है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1, और यहाँ पर एडिशन होती है 0 + 1 1,
1 1 जा 1, 1 + 1 2, 1 1 जा 1 2 जा 2, ये हो जाएगा 3, 1 3 जा 3 और एंड में आप लगाते हैं, ये होगा आपके पास 0। तो ये जो पार्ट चलाता है ये हमारे पास चलाता है, रिमाइंडर बचता है हमारे पास, इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ये जो पार्ट बनता है हमारे पास इसे हम क्वोशंट कहते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं, 4 पावर से स्टार्ट हुआ तो ये लिखें 1 x⁻³ फिर +1 है +1 x², फिर +2x, फिर आखिर में 3। तो ये मेरे पास क्वोशंट और इसको मैंने नाम दे दिया Q(x). Q(x) स्टैंड फॉर क्वोशंट। रिमाइंडर मेरे पास 3 आया है, ये मेरे पास जो कहलाता है वो कहलाता है डिवाइडेंड, ये मेरे पास यहाँ पर डिवाइजर कहलाता है, यहाँ पर ये क्वोशंट होता है और ये मेरे पास रिमाइंडर होता है। तो ये मैंने आपको जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया किसका, स्टैंडर्ड डिवीजन किस तरह की जाती है। और यानी इससे क्या हमने किया क्या है, हमने x⁻4 + x² + x को लिखा है 2, लिखा है फैक्टराइजेशन की शक्ल में। पहला फैक्टर क्या होगा x-1 और दूसरा फैक्टर क्या होगा ये वाला x³ + x² + 2x + 3। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एग्जैक्टली इसके बराबर ही आए। आई होप मैं अपनी बात को समझा पाया हूँ, मैंने इसकी कंप्लीट थ्योरी पर डिस्कस किया है। फर्दर जो क्वेश्चन आएंगे उसको मैं और डिस्कस करता रहूंगा। ओके नेक्स्ट। अब कह रहा है भाई यहाँ कुछ मिसिंग है तो मिसिंग बताओ। ओके तो ये बहुत सिंपल है, 1 को वैसे रखा, 1 2 जा 2, 0 + 2 2, यहाँ पर 2 आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा आपके पास, और 2 1 जा यहाँ पर 2 आना चाहिए, तो इसका मतलब y की वैल्यू आपके पास 2 होगी। एक बार फिर देख लूं, यहाँ पर 2 तो नहीं, ओके ये 1 वैसे ही रखा, 2 1 जा 2, 0 + 2 आंसर 2 है, 2 2 जा 4, सॉरी 4, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेंगे, और 2 3 जा 6, तो इसका मतलब इसका आंसर 6। सॉरी, आई होप आपको ये वाली बात भी समझ आ गई है। चलिए जी नेक्स्ट। ये अब ऐसा फर्स्ट ईयर का नहीं है, ये इंटर में चला गया है, पर मैं इसको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में मुझे देनी पड़ेगी। आई रिपीट, ये फर्स्ट ईयर का एमसीक्यू नहीं है। ये चले ठीक है, अब ये फर्स्ट ईयर का नहीं है तो मैं इसमें इंक्लूड नहीं करता हूँ, क्योंकि ये रियल केसेस में एक दफा ही कोई पास पेपर में आपके पास आएगा। ये इंटर में बार बार मौजूद होगा तो हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे इसको। ओके, ये एस्लोज भी इंटर के हैं, इनइक्वालिटीज के, ये भी हम इंटर में ही डिस्कस करेंगे, इंटर की पास पेपर सीरीज में। ये भी हमारे पास इंटर में है तो इंटर में ही करेंगे 25 26। ओके नाउ, अब हम ट्रिग्नोमेट्री में मूव कर जाते हैं। फंडामेंटल थ्योरम, आपकी बुक कहती है कि फंडामेंटल थ्योरम आपके पास ये जस्ट नॉलेज का एक्सलोज है। तो फंडामेंटल थ्योरम जब कहेंगे तो बोलेंगे cos α - β इसके बराबर आपके पास है। ओके, आई होप ये वाला एमसीक्यू भी समझ आ गया होगा आपको। ओके जी, यहाँ के लिए मुझे आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ताकि आप समझें, और मैं आपको कुछ शॉर्टकट दे रहा हूँ। एलाइट एंगल्स बेसिकली ये एंगल्स हैं, और इनकी नॉलेज क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल से। फर्स्ट करते हैं, cos 145 डिग्री है, क्वाड्रेंट। मैं कुछ चीजों को थ्रो करूंगा यहाँ पर मैं इसकी कंप्लीट वीडियो सीरीज में, जब मैं कंप्लीट वीडियो सीरीज बनाऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, यहाँ अभी मैं थ्रो करूंगा सिर्फ CASC। सी स्टैंड फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो 6 होते हैं, साइन, कॉस, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बाकी 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कहां से कहां तक होता है, 0 से 90 डिग्री तक होता है, जिसको हम इन टर्म ऑफ रेडियन 0 to π/2 भी कहते हैं। तो
उसमें हमारे पास तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साइन पॉजिटिव होते हैं। ये वाला हमारे पास 90 टू 180 होता है, और इसमें सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। थर्ड आपके पास होता है 180 से 270 तक, और इसमें आपके पास 10 और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी तमाम नेगेटिव। और लास्ट वाला आपके पास होता है 270 टू फॉर एग्जांपल 360, तो इसमें कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी तमाम नेगेटिव। अब मैं रिवर्स करके वापस भी आ सकता हूँ, जैसे ये 360 में इसको लिख सकता हूँ आपके पास। जब मैं ऐसे घूम के वापस आ जाऊंगा तो इस क्वार्टर में कह सकता हूँ अब थीटा आपके पास 360 से, यानी रिवर्स करके कह रहा हूँ, 360 से, और उसमें 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 450 तक होगा। तो इस तरह से रिवर्स होके आपके पास होता जाता है, पर ये अपने आप को चेंज नहीं करता। जो साइंस होते हैं वो साइंस वैसे ही रहते हैं। यानी कि अब मुझे अगर देखना है कि cos 45 कौन से क्वाड्रेंट में और इसका साइन क्या है, तो cos 45 हमारे पास 90 टू 180 के दरमियान है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ जो पॉजिटिव होते हैं वो साइन होते हैं और कोसेक होता है, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। और अब मैं आपको एक टेक्निक और समझा रहा हूँ। टेक्निक कुछ सिंपल है। मैं कॉस को छोड़ूंगा 90 प्लस एन, मतलब मल्टीपल 90 का कोई मल्टीपल प्लस कोई थीटा की एडिशन होगी आपके। मैं कॉस हो, साइन हो, टेन हो, कोट हो, जो भी हो, सबको मैं इस फॉर्मेशन में तोड़ूंगा या इस फॉर्मेशन में 90 180, यानी 90 के मल्टीपल्स होंगे, या तो 90 मल्टीप्लाई बाय कोई एन होगा और माइनस थीटा की फॉर्म में, यानी वो 90 के ही मल्टीपल होंगे। यहाँ कॉस की जगह साइन, कॉट, टेन कोई भी आ सकता है। यानी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, 145 को मैं कैसे तोड़ूंगा, कॉस 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10 और 45, जो हो जाएगा 55। तो कॉस 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस 55, ये कॉस 55 कॉस 145 के बराबर ही है। अब ये डायरेक्टली लिखा जा सकता है क्योंकि ये क्वाड्रेंट आपके पास सेकंड है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। और कॉस अगर ये ऑड मल्टीपल हो तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और जो यहाँ भाई साहब एंगल होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। यानी अगर आप कैलकुलेटर से कॉस 145 निकालेंगे ना, तो वो एग्जैक्टली बराबर होगा माइनस साइन 55 डिग्री के। आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं, और ये शॉर्टकट्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। अच्छा, कॉस 145 को एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ। कॉस 145 को लिख सकता हूँ 90 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 180, और 180 में से आप कितने निकालेंगे, 35। 35, यानी आप उसमें से 35 निकालेंगे, यानी 90 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 35। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास, मैंने कॉस को, मैं ये अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉस 45 डिग्री को मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 190 प्लस 35, सॉरी माइनस 35। अब 180 में से 35 निकालेंगे, वही 145 हो जाएंगे। और अगर इवन मल्टीपल हो, इवन मल्टीपल, तो कॉस आपके पास कॉस में ही रहेगा। क्वाड्रेंट इसने चेंज नहीं किया, इसलिए माइनस का साइन ही आएगा, और ये कॉस 35 डिग्री के बराबर होगा। यानी आप चेक कर सकते हैं कि कॉस 145 डिग्री एग्जैक्टली बराबर होगी माइनस के कॉस 35 डिग्री। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि अगर मैं कुछ और भी बात कर सकूं, ये क्वाड्रेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, CASC, यानी अगर मैं निकालना चाहता हूँ साइन 365 डिग्री,
365 डिग्री क्वाड्रेंट के हिसाब से जो हमारे पास आखिरी एंगल होता है वो 360 होता है। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 365 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी चीज हो उसके पॉजिटिव साइन होता है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखिए साइन 360 को लिख रहा हूँ दो तरीके से, 90 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5, ये होगा 360 प्लस 5। क्योंकि इवन मल्टीपल है तो इस वजह से साइन, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव रहेगा, और इवन मल्टीपल है तो साइन बराबर हो जाएगा साइन 5 डिग्री के। ये मैं पॉजिटिव यहाँ पर प्लस साइन दे दूं, यानी आप साइन 65 डिग्री को एग्जैक्टली लिख सकते हो साइन 5 डिग्री के बराबर। दोनों के आंसर सेम हो गया, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। एक और तरीके से लिखा जा सकता है दोस्तों, वो तरीका कौन सा है आपके पास, पर वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। चलो अगर वो लिख लेता हूँ, साइन 90 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस वाला, और माइनस वाले में अगर आपको चाहिए तो 590, तो मेरे पास कम से कम यहाँ पर 85 माइनस करना पड़ेगा। आप नोटिस कर लीजिएगा, 90 मल्टीप्लाई 5 ये आपके पास हो जाएगा 450, उसमें से 85 निकालेंगे तो वो 365 ही बचेगा। अब यहाँ पर ऑड मल्टीपल है दोस्तों, तो साइन कन्वर्ट होगा कॉस में। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से कहीं जा नहीं सकता, तो इसलिए पॉजिटिव होगा, और ये कॉस 85 डिग्री के हो गया। यानी एग्जैक्टली कॉस 365 डिग्री बराबर होगा कॉस 85 डिग्री के। तो आई होप मैंने अलाइट एंगल्स के बारे में कुछ आइडिया आपको दिया है। तो दिस इज रियली इजी टास्क। अगर आपने समझा है तो अब आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। ये लिखा हुआ है भाई 5/2 मतलब 90 डिग्री। तो साइन, अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज आर इक्वल टू कॉस थीटा, बता चुका हूँ। इसके साथ ऑड मल्टीपल है, तो यानी ये लिखा हुआ है साइन 90 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस थीटा, ऑड मल्टीपल है तो इसका मतलब साइन कन्वर्ट होगा कॉस में। अब ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू आपके पास होती है 0 टू 90 डिग्री, और यहाँ पर कोई भी एंगल रख लो, 0 टू 90 डिग्री कोई भी एंगल। चलो मैं इसको ऐसे भी समझा देता हूँ क्योंकि मैंने ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं कहूँ थीटा आपके पास 0 से 90 के दरमियान है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज होंगी वो 90, अगर थीटा आपके पास ये बना हुआ है तो यहाँ वैल्यूज जो होंगी वो 90 माइनस थीटा वाली वैल्यूज होंगी। अब थीटा कुछ भी रख लो, फॉर एग्जाम्पल थीटा रखते हो आप, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है 0 से लेकर 90 तक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हो 30 डिग्री, तो 90 माइनस 30 60 डिग्री, तो यही होगा आपके पास। अगर थीटा लिखते हो 5 डिग्री, तो 90 माइनस 5 डिग्री, ये होगा 85 डिग्री, वो भी यही होगा आपके पास। यानी यहाँ 0 से 90 डिग्री तक है, तो इसको लिखा जा सकता है एक स्मार्ट वे से 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमेशा होती है 0 टू 90। सिमिलरली यहाँ लिखा जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ वैल्यूज आपके पास 180 से तक जाती हैं। तो अगर आप कोई वैल्यू लिखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे एंगल बना रहे होंगे, तो ये लिखेंगे आप अगर 135, अब थीटा की वैल्यू कौन सी है आपके पास, 0 से 90 तक है। अगेन आप 30 रखोगे तो 180 माइनस 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 150 डिग्री। आप जानते हैं 150 यही होगा। अगेन आप लिखेंगे 180 माइनस चलें 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, वो भी यहीं पर होगा। तो क्वाड्रेंट को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है एंगल्स के फॉर्म में, 90 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, और 270 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा। ये माइनस के फॉर्म में मैंने लिखा, इसको लिखते हैं π/2 माइनस थीटा, एक ही बात है। ये पाई माइनस थीटा होता है, ये 3π/2 माइनस थीटा होता है, और ये 2π माइनस थीटा होता है। खाली यही नहीं, एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है इसको, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिखा जा सकता है 360 प्लस थीटा, यानी 360 तो आपके पास है यहाँ तक, ये पूरा घूमा, प्लस थीटा मतलब वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आ जाएगा।
सेकंड क्वाड्रेंट को भी लिखने का तरीका है आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे लिखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट को भी लिखने का तरीका आपके पास है। मैं लिख सकता हूँ उसको 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ तक तो 90 है, अब थीटा आपके पास पता है क्या है, 0 to 90, तो एग्जैक्टली अगर 1 डिग्री भी होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आप 90 प्लस थीटा। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा, और इसको भी लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा। तो ये सिर्फ लिखने की टेक्निक है। आई होप मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँ। चलें जी, अब यहाँ आ जाते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है, तो साइन कन्वर्ट होगा कॉस में। यस जी, ये कॉस के बराबर है। ये आपके पास अब सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस थीटा। स्टिल सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होगा, और साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, क्योंकि ऑड मल्टीपल है, तो ये भी कॉस थीटा के बराबर होगा। इसको देख लेते हैं। साइन, इसका मतलब है 270 माइनस थीटा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। मैंने अभी बताया थर्ड क्वाड्रेंट है आपके पास, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू देख लीजिए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है नेगेटिव। अगेन 270 का मतलब होता है 90 मल्टीप्लाई बाय 3 थीटा। यस, साइन कन्वर्ट होगा तो कॉस में, मगर माइनस कॉस थीटा में होगा। इसका मतलब 1 और सेकंड सही है, 1 और 2 सही है, तो हम पहुंचेंगे सी इज करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ मैंने ये बात आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ मैंने थ्योरी आपको समझा दी है। ओके, इसकी भी थ्योरी समझ लेते हैं जल्दी से। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अगर इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ये आपके पास फंडामेंटल लॉ आपके पास है आर, ये बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा। इस वक्त अल्फा की वैल्यू थीटा दी है और बीटा की वैल्यू अल्फा दी हुई है। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस है तो प्लस आता है, कॉस अल्फा साइन बीटा। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस आर कॉस अल्फा साइन थीटा, और यहाँ पर था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो अगर आप नोटिस करें, साइन थीटा के साथ कंपेयर कर लेता हूं। तो अगर कंपेयर करूंगा ये साइन थीटा, तो ए आपके पास किसके बराबर होगा, ए बराबर होगा ए कॉस अल्फा के, और बी आपके पास बराबर होगा, कंपेयर कर लें जस्ट, क्योंकि कॉस थीटा, सॉरी ये मैं कंपेयर सही कर लूं, क्योंकि पहला आपके पास थीटा है, या साइन थीटा, तो मैंने यहाँ पर लिखा था। अच्छा जी, तो ये थीटा होगा और ये अल्फा होगा, तो ये थीटा होगा और ये अल्फा होगा। ठीक है, मैं पहले सही लिख रहा था। ए साइन साइन से कंपेयर करेंगे तो ए बराबर होगा आर कॉस अल्फा के, और बी बराबर होगा, अगर कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो कॉस थीटा है, कंपेयर करेंगे तो बी बराबर होना चाहिए आर साइन अल्फा के। और इसने क्या कहा है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर की वैल्यू अगर आप यहाँ से भी आइडिया लगाएं तो आर की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। थ्रू थ्रू पैथागोरस के हम इसको फाइंड कर सकते हैं, या छोटी सी आइडेंटिटी लगा सकता हूँ मैं यहाँ पर दोनों साइड पर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर, मैंने दोनों साइड पर स्क्वायरिंग बोथ साइड की है। ये मैं जस्ट ड्राइव कर रहा हूँ फार्मूला, वैसे तो ये फार्मूला है, डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं, पर मैं जस्ट ड्राइव कर रहा हूँ। अगर मैं दोनों को ऐड कर लूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन लिया, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो आर स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और आर बराबर हो जाएगा रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि लेंथ है, तो इसका मतलब ये तो जो लंबा चौड़ा मैंने
डेरिवेशन की है, जस्ट मैंने डेरिवेशन एक्सप्लेन की है कि ये किस तरह से बना था। नेक्स्ट टाइम मैं इसको डायरेक्टली यूज करूंगा। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। सॉरी, लॉ ऑफ कोसाइन फार्मूलाज आपके पास दिए हुए हैं, यहाँ भी ऑलरेडी इसने फार्मूला लिखा हुआ है। कह रहा है अगर सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो अल्फा की वैल्यू बता दो। यानी अगर ये भाई साहब इसमें रिड्यूस हो जाए तो जाहिर बात है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भाई साहब जीरो हो गया। और जीरो होने के दो चांसेस है, या तो ए की वैल्यू जीरो हो या बी की वैल्यू जीरो, या कॉस अल्फा जीरो। और कॉस अल्फा जीरो, क्योंकि ए और बी की वैल्यू में दिया हुआ नहीं है, आपके पास एंगल दिए हैं। इसका मतलब कॉस अल्फा मुझे देखना होगा कौन सा एंगल जीरो बनाता है। और कॉस अल्फा मैं जानता हूँ कॉस 90 डिग्री हमारे पास जीरो आंसर देता है। यानी कॉस अगर यहाँ 90 लिखूंगा तो ये जीरो पूरा हो जाएगा, और ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, इसमें। इसका मतलब अल्फा का एंगल कौन सा होना चाहिए, 90 डिग्री। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब ये जब आपके पास स्टेटमेंट बने हैं, तो ये जो अल्फा अपॉन 2 है, ये आपके पास जो है ये 90 डिग्री के दरमियान होना चाहिए। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। ये थ्योरी है जस्ट कि जब ये फार्मूला डेवलप हुआ है, तो इसमें जो एंगल अल्फा अपॉन 2 है वो 90, 0 से 90 के दरमियान में होना चाहिए। चलें नेक्स्ट मूव कर जाते हैं।